हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपने टॉपिक कर रहे थे लास्ट में वो कर रहे थे बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक कर रहे थे। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है किसी जगह पे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाते हैं? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें कोई एक मैग्नेटिक नीडल रखी है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे है, जैसे ये n है, ये s है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना, s2 है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होती थी। अच्छा, तो नॉर्थ पोल पे तो लगेगा जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल पे लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप तो जानते ही हैं, है ना, नॉर्थ पोल जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ चार्ज, नॉर्थ एंड साउथ पोल बिहेव करते हैं। अच्छा जी, जो टॉर्क लगेगा इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता था जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था P क्रॉस E, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो लगता है M क्रॉस B। दिस इज द टॉर्क। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसे वहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी QE, यहाँ पे हो जाएगी QM इंटू B। यहाँ पे कितना होता है QM इंटू B इस डायरेक्शन में। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे जो कि थीटा एंगल पे है, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो कितना होगा, फोर्स कितना हो जाएगा QM इंटू B, ये तो हो गया फोर्स, और ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये जो इसकी मैग्नेटिक लेंथ अगर L है, तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो L साइन थीटा। अब QM इंटू L, इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि आपने टोटल Q इंटू 12 होती थी ना, यहाँ पे 12 की आपने टोटल लेंथ कितनी ली है L, तो जो आपका आएगा ये आएगा MB साइन थीटा। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा M क्रॉस B। चाहे आप सिमिलरिटी से लिख दो, डायरेक्टली लिख दो, कोई खास बात नहीं है, बाकी निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। चलिए, ये आ गया इस पे लगने वाला टॉर्क। तो जो टॉर्क की वैल्यू है MB sin थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। देखो, क्या फोर्स हमेशा ही जीरो है? F नेट तो बेटा हमेशा ही जीरो है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिखा हुआ है जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा आपका, जीरो। और टॉर्क जो है, टॉर्क सिर्फ दो केस में जीरो होगा, जब थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या थीटा की वैल्यू 180 हो जाए। तो जब थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगी तो टोटल फोर्स तो ये तो हमेशा ही जीरो रहेगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों केस में बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। कैसा है ये? इक्विलिब्रियम में है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, तो दोनों चीजें एक साथ जीरो होंगी, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, अगर कोई मैग्नेटिक नीडल किसमें रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इक्विलिब्रियम ये दो बार आता है, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, इसके लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था आपको याद होगा, माइनस का P डॉट E किसमें आता था बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल की हो जाएगी M डॉट B, या मैं इसको बोलूंगा जो ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी माइनस का MB कोस थीटा। अच्छा, जब थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो U की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है माइनस का MB, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। देखो, और जब थीटा की वैल्यू इक्विलिब्रियम में तो दो ही केस में है, तो दोनों में चेक कर लो आप। और जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे 180, तो कोस 180 वैल्यू होती है -1,
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एम बी। ये होता है बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है बेटा, मिनिमम, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ये इक्विलिब्रियम तो दोनों में ही है, पर इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इसको बोलेंगे आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया आपका जो मैग्नेटिक नीडल होती है उस पे लगने वाला टॉर्क, उस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन। चलिए इस पे क्वेश्चन तो अभी करेंगे, बाकी अभी देखिए एक छोटा सा टॉपिक और देखिए। जो ये टॉर्क अपना निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, देखो इनके तो यूज क्या है। देखो किसी भी अननोन प्लेस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, कोई अननोन प्लेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, मुझे फाइंड करना हो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, तो अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन। तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और अपन को पता नहीं कितना है, मान लीजिए बी है, तो आप वहां पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल कुछ यूं, इसका मतलब ये एन साइड है, ये एस साइड है ना, मैग्नेटिक नीडल आप यूं रखोगे तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाके अलाइन होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 पे ही जो इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे जाके ये थोड़ी देर आप जैसे किधर भी इसको करके छोड़ दीजिए, जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इसके बाद आप इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट कीजिए, ऐसे हल्का सा, बहुत हल्का, थीटा बहुत हल्का एंगल। तो जैसे आप इधर करोगे तो इसमें टॉर्क लगेगा, और टॉर्क किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा। क्या इसको वापस इधर घुमा के लाएगा? यस सर। जब ये वापस नीडल यहाँ पे आएगी, जब नीडल यहाँ पे आएगी तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और यहां से यहां तक जब ये टॉर्क इसको लेके आया है, मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, जब टॉर्क लगाए घुमाए, तो यहां से जब ये यहां तक आया, मान लीजिए इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है ओमेगा, और जब ये इस कंडीशन पे पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा थी, बट टॉर्क 0 था। अब आप तो जानते हो, तो जब टॉर्क 0 है तो अभी इसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये जो नीडल है ये इस पोजीशन से नीचे की तरफ जाने लगेगी। जब ये नीचे की तरफ जाने लगेगी तो बेटा इस पर टॉर्क लगेगा ऊपर की तरफ, तो इसकी स्पीड कम होगी, और जब फाइनली जब ओमेगा 0 हो जाएगा, जब ये वहां पे रुकेगा, उसके बाद जब ये यहाँ पे होगा तो ओमेगा तो 0 होगा, बट अब टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क 0 नहीं है तो टॉर्क इसको वापस से लेके जाएगा ऊपर इस पोजीशन पे, फिर यही कंडीशन आएगी, यहाँ पे आएगा तो टॉर्क 0 पर ओमेगा 0 नहीं है। तो इस टाइप से अगर आप इस निडल को हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ देंगे तो ये निडल आपकी यूं ऊपर नीचे ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी बेटा? ऑसिलेशन। जैसे आप इसको यहाँ से यूं डिफ्लेक्ट करके छोड़ोगे तो ऑसिलेशन करेगी। ठीक है, अच्छा जी। तो मान लीजिए आपने थीटा एंगल आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो जो टॉर्क की वैल्यू है वो होगी माइनस का एम बी साइन थीटा। सर जी माइनस क्यों लगा दिया? माइनस का मतलब ये हमेशा आप इसको इधर डिफ्लेक्ट कर रहे हो तो ये नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है, जब ये नीचे थीटा जा रहा है तो टॉर्क, यानी थीटा से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। या समझ लो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है कि टॉर्क हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, है ना, थीटा का अपोज करेगा। चलिए जी, अब देखो ये टॉर्क, अब मैंने कहा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल थीटा की बात करूं, देन साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, देन द टॉर्क बिकम्स माइनस का एम बी थीटा। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस का एम बी थीटा। तो अल्फा की वैल्यू जो आई वो आई माइनस का एम बी बाई आई इंटू थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्फा। हाँ, आप गौर से देखिए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एसएचएम की इक्वेशन होती थी, एसएचएम। तो देखो
बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन आई है वो आई है SHM की। यानी अगर आपने थीटा बहुत कम, यानी डिस्प्लेसमेंट इसको बहुत कम दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम दिया है, देन दीज ऑसिलेशंस आर कन्वर्टेड इनटू SHM। और थीटा लार्ज होता है तब ये ऑसिलेशन करता है, SHM नहीं बचता है। पर स्मॉल थीटा के लिए तो बेटा ये क्या करेगा, SHM। और मैं यहां से कंपेयर करूं तो अल्फा की जगह अल्फा आ रहा है, थीटा की जगह बेटा थीटा आ रहा है। तो कंपेयर करने पर जो आपको पता चलेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी mb अपॉन आई, और जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट का mb बाई आई। ठीक है, तो और को लिख दिया आई अल्फा, आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई वो हो गई 2 पाई अनरूट का आई बाई एम बी। इस इक्वेशन को देखिए, देखो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब SHM का टाइम पीरियड तो आप बोथ से भी आपने, जैसे निडल यहाँ पे है इस डायरेक्शन में अलाइन है इक्विलिब्रियम में, आपने थोड़ा सा इधर स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये इसने SHM स्टार्ट किया। अब एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को भी तो अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड तो अपन चाहें तो बोथ से मेजर कर सकते हैं, है ना। और जनरली क्या किया जाता है, जैसे इकट्ठा 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लिया जाता है। तो मैं जैसे आपको क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि एक निडल को हल्का सा डिस्प्लेस किया तो उसके 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में मान लो 20 सेकंड लगे, तो आप एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लो, यानी 20 साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है बेटा, 20 सेकंड। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 1 सेकंड। और एक साइकिल में कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इतना हो गया, ये एरर को कम करने के लिए होता है। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा 11th में ना। तो कुल मिला के समझिए आप, तो टी तो मेजरेबल है, ठीक है। आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप 11th क्लास में पूरा निकाल चुके हैं, है ना। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ये समझ लीजिए इसको भी निकाला जा सकता है ना, एम के स्क्वायर ही तो होता है, एम के स्क्वायर, तो ये भी निकल जाएगा। एम ये मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट का, ये हर मैग्नेट का बेटा फिक्स है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो आपको बता देंगे कि इतने मैग्नेटिक मोमेंट की है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बी निकल सकता है। देखो इस जगह मान लीजिए मुझे कहीं किसी जगह बी नहीं पता, तो मैं वहां पे एक मैग्नेटिक निडल ले जाके छोड़ूंगा, ऐसी मैग्नेटिक निडल जिसका मुझे एम और आई पता होगा। तो मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाके फील्ड सस्पेंड करो और फिर हल्का सा डिस्प्लेस करके इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर कर लो। ये आपको पहले से पता होगा, ये आपको पहले से पता होगा, ये आप मेजर कर लोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, बी। तो किसी भी अननोन जगह पे अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इस कंसेप्ट को लगा के। चलिए जी, अपन बी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एन बी। बी को इधर भेज दीजिए, बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एन टी स्क्वायर। किसी भी अननोन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा जी, एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, करके देखना, आसान से, बस वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए, जो अपने पास फॉर्मूला आया था टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। जो एम होता है एम क्यू एम इंटू 2m, जहां पे 2l मैग्नेटिक लेंथ है, या फिर किसी लूप के लिए लिखते हैं तो एन आई ए। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो देखो जो टॉर्क है ये तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसकी यूनिट तो कितनी होगी बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं अपन, जूल। एम और इधर से बेटा इसकी यूनिट कितनी होती है, टेस्ला, तो इसको नीचे ले आओ, टेस्ला, ये तो यूनिटलेस होता है, तो जो जूल पर टेस्ला, ये भी किसकी यूनिट होती है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट की एक और यूनिट आ चुकी है यहाँ से, ये है जूल पर टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला किसकी यूनिट होती है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है जी। चलिए जी,
एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा यहां पे एक निडल रखी है और ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, निडल की है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, यानी यहां नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। अच्छा, तो ये निडल रखी है, तो इसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा? यस सर, हो गया होगा, बिल्कुल। तो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मैग्नेट्स रखी हैं, कुछ मैग्नेट्स रखी हैं। अच्छा जी, वो कहाँ रखी है और कैसे कैसे रखी है? देखो ऐसे, ये सर्किल बना दिया, एक मैग्नेट इधर रखी है ऐसे, एक मैग्नेट इधर रखी है ऐसे, ठीक है। इधर एक मैग्नेट रखी है ऐसे और इधर एक मैग्नेट रखी है, मान लीजिए ऐसे, ऐसे मान लीजिए। एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट, ये कुछ अदर मैग्नेट्स हैं। दिस इज द सोर्स मैग्नेट एंड दीज आर द अदर मैग्नेट। कितनी है बेटा? 6 मैग्नेट है ना। मैं नाम देती हूँ इनको, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैग्नेट। अच्छा, ये सभी 6 मैग्नेट इस सोर्स मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। आपसे मैंने ये पूछा कि बताइए इनमें से कौन कौन सी इक्विलिब्रियम में होंगी और कौन कौन सी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी। तो मुझे कंडीशन बता दी जिनके लिए भी थीटा की वैल्यू 0 या थीटा की वैल्यू 180 आएगी, वो सारी तो बेटा इक्विलिब्रियम में होंगी और बाकी सारी अनइक्विलिब्रियम में होंगी। चलो जी, अब थीटा किस किस के बीच में एंगल है? मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा, ठीक है। चलो जैसे 6 नंबर की बात करते हैं, तो देखो ये 6 नंबर मैग्नेट है, इस मैग्नेट के क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखी है? इक्वेटोरियल एक्सिस पे है ना इसके? यस सर। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल करंट जानते थे, जैसे -q + q, तो जो एक्सिस पे डायरेक्शन आती थी वो p कैप डायरेक्शन में आती थी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे किधर आती थी बेटा? -p कैप डायरेक्शन में, यानी अपोजिट आती थी, है ना। तो देखो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, ये इसके m की डायरेक्शन है, तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो पी कैप की डायरेक्शन में था, यानी जिधर मैग्नेटिक जो जहां पे डाइपोल मोमेंट होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में एक्सिस पे क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी जो डाइपोल मोमेंट होता था उसके अपोजिट। तो पहले देखो इस मैग्नेट का मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इक्वेटोरियल एक्सिस पे। इक्वेटोरियल एक्सिस पे m के अपोजिट होती है, यानी -p कैप, यानी इधर क्या हो जाएगा? -p कैप की जगह माइनस का n कैप इक्वेटोरियल एक्सिस पे। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये इस निडल का बेटा m दे रखा है आपको, ये सोर्स है, इसके m से आपने क्या इसके का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे बेटा थीटा कितना है बेटा? 90 डिग्री हो गया, b और m के बीच में थीटा 90 डिग्री है बेटा। चलिए जी, बात करते हैं इसकी। तो देखो ये भी इसके इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो यही होगी, -n कैप। ये m है तो भाई यहाँ पे b की डायरेक्शन है, ये भी किसकी डायरेक्शन है बेटा? b की। तो यहाँ पे बेटा थीटा कितना हो जाएगा बेटा? तब 180 हो गया, यस सर, b और m, ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखिए b की डायरेक्शन तो पूरे इक्वेटोरियल एक्सिस पे सेम रहेगी, तो बेटा थीटा कितना है इसके लिए? 90। इसके लिए बेटा b की डायरेक्शन पूरे इक्वेटोरियल एक्सिस पे इधर, तो इसके लिए बेटा थीटा की वैल्यू 0। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी बेटा इधर, जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है m कैप, जिधर m की डायरेक्शन उधर ही है। तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है? 0। और यहाँ पे भी बेटा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आपकी ये आएगी, तो यहाँ पे थीटा आएगा 180। चलिए, बातें पूछी गई थी कौन कौन सी निडल इक्विलिब्रियम में, कौन कौन सी नहीं है। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके अलावा 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम में है। इन चारों में से ये वाली और ये वाली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये वाली और ये वाली ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए, देखो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है,
तो यहाँ पे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन जगह पे मैक्सिमम आ रही होगी। यहाँ पे तो है ना, कितना की है, प्लस का एम बी, यहाँ पे कितना है, प्लस का एम बी, और ये माइनस एम बी, माइनस एम बी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं पूछूं मिनिमम किसकी होगी, तो इन दोनों की तो बेटा मिनिमम, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे व्यू क्या होगा, मिनिमम इन दोनों का, है ना। अब इन दोनों में से कम किसका होगा बेटा, इस पे होगा माइनस का एम और इस पॉइंट का बी, और यहाँ पे होगा एम इस पॉइंट का बी। तो जो बी कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम। अगर मैं देखूं एक्सिस के ऊपर जो बी होता है वो होता है 2kp/r3, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2μ0/4πm/r3, और यहाँ पे कितना होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, μ0/4πm/r3। देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा है, तो ये टर्म ज्यादा आएगी, और जितनी बड़ी नेगेटिव टर्म होती है उतनी छोटी होती है। तो इन दोनों में से जो यू मिनिमम होगा, यहाँ पे इसका यू बेटा सबसे कम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर आपको पूछूं कि इनमें से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसकी है, मिनिमम इन सभी में से, तो इसकी है। सबसे पहले आपको स्टेबल अनस्टेबल निकालना है, तो आपको पता चला था 1 2 3 4 स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये दो अनइक्विलिब्रियम में है ना। अब इनमें से ये वाली और ये वाली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इसकी इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसकी इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको और किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम है। बट इस पोजीशन पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, या इस पोजीशन पे ये निकालने के लिए आप देख लो माइनस एम बी होता है, तो देखो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर जो बी होता है बेटा वो ज्यादा होता है, सर्किल के ऊपर किया तो डिस्टेंस तो सबके बराबर है, तो यहाँ पे बी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी किसकी कम है बेटा, इसकी कम है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? अच्छा जी, चलिए जी और देखिए, अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता था बेटा, ई डॉट डी ए। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है बेटा बी डॉट डी, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट कितनी होगी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स? पहली बात स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट कितनी होगी बेटा, यूनिट होगी, देखो इसकी कितनी होगी टेस्ला, और इसकी कितनी होगी मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। इसको बेटा वेबर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेबर। तो जो टेस्ला को अपन बोलते हैं वो बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला बोला जाता है। तो कई बार मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल था, वो था 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक ही बात है ना, टेस्ला बोल दो चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल दो, है ना। तो टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए जो ये किसकी यूनिट है बेटा, बी की, और ये क्या है बेटा फ्लक्स, ये किसकी यूनिट है, वेबर, फ्लक्स की यूनिट है ये फ्लक्स, और ये किसकी है, एरिया। यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ होती है जिसको लीनियर डेंसिटी, पर यूनिट एरिया, एरिया डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी होती है ना। तो इसको बोला जाता है, बी का एक और नाम होता है फ्लक्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बात समझ में आई? चलिए जी और चीज देखते हैं। देखिए तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या क्या पता चला मुझे, पाई की वैल्यू बी डॉट डी ए, यूनिट फाई की
टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या वेबर। बी का नाम एक नया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एक और यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद आता है गॉस लॉ। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानने लग गया, तो जो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ था क्या बेटा? फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है। अच्छा, जहां पे ये क्या होता था? ये होता था साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी वैल्यू थी बेटा, फाइव है ना। ये इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन, साइक्लिक का मतलब क्या होता था बेटा? क्लोज सरफेस के लिए अगर ई डॉट डी करोगे तो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे गॉस लॉ होता है वो कैसा होता है? बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। बेटा इधर देखोगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट। उल्टे आता है ना, जैसे वहां पे जो कांस्टेंट लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो कितना लगता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बस ये इसकी पोजीशन भी चेंज होती है, तो ये आएगा म्यू नॉट इनटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ नेट। अच्छा, अब मुझे बता, जैसे मैं वहां पूछा था कि कोई डाइपोल है वो क्लोज है तो फ्लक्स कितना होगा? तो डाइपोल के अंदर एक प्लस चार्ज होता था और एक माइनस चार्ज होता था बेटा, दो चार्ज होते थे, तो नेट चार्ज कितना हो जाता था बेटा? 0। तो क्या फ्लक्स की वैल्यू 0 आती थी? यस सर, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती थी? 0। और यहाँ तो गारंटीड है कभी अलग हो ही नहीं सकते, एन और एस साथ ही होंगे। वहां तो क्या होता था बेटा? अलग भी हो सकते थे, तो नेट चार्ज 0 हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। वहां तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो जब भी प्लस का क्यूएम अवेलेबल होगा वहां पे माइनस का क्यूएम भी अवेलेबल होगा। तो क्या हमेशा जो क्यू नेट है इसकी वैल्यू क्या 0 आएगी? यस सर, तो ये वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इसलिए आपका बी डॉट डी ए की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0। ये है बेटा आपका गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ कितना है बेटा? ऐसा है। ये कब है? क्योंकि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? ये मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बेटा जो आपका क्यूएम का नेट वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी आती है बेटा? 0 आती है कि? अगर एग्जिस्ट करता मोनोपोल, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर करता, मान लो ऐसा होता कि नॉर्थ नॉर्थ अलग हो सकता है, साउथ साउथ अलग हो सकता है, देन दिस लॉ इज टर्न लाइक दिस। ओके, यहां पे कितना आता है बेटा? म्यू नॉट इंटू क्यू एन। ठीक है, नेट पोल स्ट्रेंथ आती है यहां पे, है ना। क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नेट पोल स्ट्रेंथ हमेशा कितनी रहती है बेटा? 0 रहती है, इसलिए 0 आता है। अगर एग्जिस्ट करता तब यही जो गाउस लॉ है ये आपका ऐसा हो जाता बेटा। कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो आप कहोगे द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज ऑलवेज 0। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब दूसरा एक कहता है इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो ये लॉ कैसे लिखा जाता? देन दिस लॉ कैन बी रिटन एज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एन। ये बेटा गाउस लॉ तक अपना टॉपिक हो चुका है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे जो भी न्यूमेरिकल हैं 1-2 वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी आप यहाँ तक कीजिए। थैंक यू।